हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा क्लास 9th का अलजेब्रा यूनिट का हम सेकेंड चैप्टर शुरू करने चल रहे हैं। इसके पहले हमने अपना पॉलिनोमियल चैप्टर ख़त्म कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज का हमारा चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, अर्थात बहुपदों के गुणनखंड के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए तथा अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारे चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, अर्थात बहुपदों के गुणनखंड। इसके पहले हमने पॉलिनोमियल चैप्टर अपना खत्म किया था। चलिए एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स किन्हें कहते हैं। सर पॉलिनोमियल्स किन्हें कहेंगे? ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ऐसे बीजगणितीय व्यंजक जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन निगेटिव हो और इंटीजर हो, उन्हें हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इसमें दो चीजें देखनी है। वेरिएबल की पावर जो होनी चाहिए, वेरिएबल पावर शुड बी पॉजिटिव, अर्थात वेरिएबल की पावर को पॉजिटिव होना चाहिए, एंड इंटीजर, अर्थात वेरिएबल की पावर पॉजिटिव भी हो और इंटीजर भी होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। उन्हें हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमें लिखा हो 2x² + 5x - 7। हमें ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है। हमसे कहा जाए क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। चलिए देखिए, हम यहाँ पर मैंने लिखा है वेरिएबल पावर, अर्थात यहाँ पर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है x और कांस्टेंट है 2। ये कांस्टेंट नंबर है, ये है वेरिएबल। यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, अर्थात ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने आपको दो चीजें और बताई थी। ये जो लिखे हुए हैं इन्हें टर्म्स कहते हैं। ये जो अलग अलग लिखे हैं इन्हें टर्म्स कहते हैं, अर्थात पद कहते हैं। और इस वेरिएबल के पहले जो ये संख्या लिखी गई है इसको कहते हैं न्यूमेरिकल को। देखिए, इस वेरिएबल के पहले जो संख्या लिखी गई है इसका नाम है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और जो ये x होते हैं इसे कहते हैं लिटरल कोफिशिएंट। लिटरल कोफिशिएंट हमने ये सब 9th वाले में शुरू में पढ़ा हुआ था। ये टर्म्स हैं, एक एक टर्म्स होते हैं। ठीक, यहाँ पर हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पर आते हैं। यहाँ पर वेरिएबल पावर शुड बी पॉजिटिव, अर्थात यहाँ पर सभी जगह वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरा शर्त क्या है? एंड इंटीजर, और एक पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं ये भी पूर्णांक है, यहाँ भी पूर्णांक है, अतः यह एक पॉलिनोमियल है। यहाँ तो बात हो गई पॉलिनोमियल की। अब हमारे पास आता है फैक्टराइजेशन क्या है। चलिए इस शब्द को समझते हैं। चलिए अगला शब्द है हमारा इसमें फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं? हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। चलिए इसको पहले समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। फैक्टर्स को हम समझते हैं गिनतियों में। पहले हम अंक गणित में समझने का प्रयास करते हैं कि फैक्टर होता क्या है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 4 और मैंने पूछा इसके फैक्टर्स बताइए, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 1 है, 2 है एंड 4 है। यहाँ पर क्या है कि ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर दे और रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, उन्हें हम फैक्टर्स कहते हैं। यहाँ पर 4 है, इसके 3 फैक्टर्स हैं, 1 है, 2 है, 4 है। जब भी हम 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। चलिए एक अगला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास गिनती लिखी है 12, तो हमने अभी आपको क्या बताया कि फैक्टर्स क्या होते हैं, अर्थात इस 12 को ऐसी संख्याएं बताइए जिससे ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 बचे।
सर 1 तो सभी का फैक्टर होता ही है क्या, और ये 2 से कटेगा तो हाँ कह सकते हैं सर ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से कटेगा तो ये 3 से भी डिविजिबल है, क्या 4 से कटेगा ये 4 से भी डिविजिबल है, क्या 5 से कटेगा तो सर ये 5 से नहीं डिविजिबल है, क्या 6 से डिविजिबल है, हाँ सर 6 2 जा 12 होता है, क्या 7 से है, नहीं है, 8 से नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, आखिरी में ये 12 से डिविजिबल है। अतः हम कह सकते हैं इस संख्या के इतने सारे फैक्टर्स हैं, यही जो हमने लिखे हैं इन्हीं को कहते हैं फैक्टर्स। ठीक, यहाँ तक हम समझ गए हैं कि गुणनखंड किसे कहते हैं, अर्थात ऐसी संख्या जिससे दी गई संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाए और शेष फल शून्य बचे, उन्हें हम उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2 पूछ लिया जाए, क्या 2 4 का एक फैक्टर है, तो सर है। क्या 4 एक फैक्टर है? क्या 12 में 3 12 का एक फैक्टर है, तो हाँ सर है। चलिए अब बात आती है फैक्टर्स, किसमें हम पॉलिनोमियल्स में बात करें तो उसे कैसे डिफाइन करें। अगला है हमारा इसमें फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, अर्थात किसी दिए गए बहुपद के कौन कौन से गुणनखंड होते हैं उनको कैसे हम पहचानेंगे। सर यहाँ हमने अभी जैसे संख्या की बात की थी, तो वैसे ही यहाँ पर पॉलिनोमियल की बात की जाए। जैसे कोई एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल मान लेते हैं px है, अर्थात हमें कोई एक पॉलिनोमियल दिया गया हो px और एक दूसरा पॉलिनोमियल है एंड अनदर पॉलिनोमियल, एक दूसरा बहुपद है जिसको कुछ दूसरा नाम दे देते हैं, उसको हमने नाम दे दिया g ऑफ x। अर्थात यहाँ पर p ऑफ x से g ऑफ x की डिग्री लो है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिग्री ऑफ g ऑफ x शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ p ऑफ x। यहाँ पर हमने देखा कि एक पॉलिनोमियल px है और एक दूसरा पॉलिनोमियल gx है जिसकी डिग्री जो है p ऑफ x से कम होनी चाहिए। तब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं सर, g ऑफ x, अर्थात ये हमारा g ऑफ x जो है ये पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ px, अर्थात दिए गए पॉलिनोमियल px का g ऑफ x एक फैक्टर होगा इफ g ऑफ x डिवाइड्स, अर्थात g ऑफ x क्या करे, डिवाइड करे, किसको करे, p ऑफ x एग्जैक्टली, अर्थात जो भी p ऑफ x है जब उसको g ऑफ x पूरी तरीके से डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 बचे, तब हम कहेंगे g ऑफ x दिए गए पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर है। जैसे हमने अभी ऊपर डेफिनेशन पढ़ा कि सर कोई पॉलिनोमियल px है और एक दूसरा पॉलिनोमियल gx है, gx एक फैक्टर होगा पॉलिनोमियल px का इफ g ऑफ x डिवाइड्स px एग्जैक्टली, अर्थात ये जो gx पॉलिनोमियल है ये px को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, तब हम कहेंगे कि gx px का एक फैक्टर है। यहाँ पर उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे x-2 इज अ फैक्टर ऑफ, ये पॉलिनोमियल है, x-2 इसका एक फैक्टर है, अर्थात x-2 इसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। चलिए देखते हैं डिवाइड में। हमारा उदाहरण कह रहा है कि x-2 फैक्टर है इसका, अर्थात जब हम x² - 3x + 2 को डिवाइड करें इस दिए गए नंबर से, इस दिए गए एक्सप्रेशन से, इस दिए गए पॉलिनोमियल से, तब अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचता है तब हम कहेंगे कि ये इसका एक फैक्टर है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमने x लिखा, ये आ गया x² - 2x, यहाँ पर घटाया हमने, ये दोनों कट गया, 3x में से 2x गया, यहाँ पर -x + 2 बचा, यहाँ पर हमें माइनस चाहिए तो -1 से मल्टीप्लाई कर दें, -x + 2, यहाँ पर ये देखिए सब कट जाएगा, यहाँ 0 बचेगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि x-2 एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। उम्मीद है आप लोग फैक्टर्स समझ गए होंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं किसी दिए गए पॉलिनोमियल के।
अभी तक हमने सीख लिया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलिए देखते हैं कि ये फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। चलिए, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या होता है, इसको समझने के लिए हम उदाहरण द्वारा चलते हैं। जैसे हमें एग्जाम्पल के लिए एक पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये हमारे सामने एक पॉलिनोमियल लिखा है। अब हम इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को फाइंड करते हैं। सर आपने बताया था ज़ीरोज़ क्या होते हैं। ज़ीरोज़ वो होते हैं जिन पर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ जाए, अर्थात x की वो वैल्यूज़ जिनके लिए पॉलिनोमियल ज़ीरो होता है। चलिए हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करते हैं। पुट x इक्वल्स टू 1। सबसे पहले हम x इक्वल्स टू 1 रख कर देखते हैं p ऑफ 1 क्या आएगा। सर यहाँ 1 रखा तो ये 1 आएगा, माइनस 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, अर्थात x बराबर 1 एक ज़ीरो है दिए गए पॉलिनोमियल का। दूसरा, हम यदि x बराबर 2 रखें तब देखें क्या आता है। सर हमने x बराबर 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 2 जा 6 और 4 और 2 मिलके 6, अर्थात 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2 भी दिए गए पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो है। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ पॉसिबल हैं और ये दोनों वैल्यूज़ आ चुके हैं, अर्थात इसके 2 ज़ीरोज़ हो चुके हैं। अब तीसरा नहीं होगा, इसलिए हम लोग आगे नहीं चेक करेंगे। अब हमने पीछे पढ़ा था फैक्टर थ्योरम में कि यदि x बराबर 1 दिए गए पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो है तो हम लिख सकते हैं कि सर p ऑफ x जो है ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को हम लिख सकते हैं सर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 के। यहाँ तक सभी को समझ में आया कि हम इस दिए गए पॉलिनोमियल को ये अर्थात x माइनस x बराबर a अगर रहता था इसका एक ज़ीरो तो हम कहते थे कि x माइनस a दिए गए पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, अर्थात यह एक फैक्टर है और यह भी एक x बराबर 2 अगर एक ज़ीरो है तो x माइनस 2 भी दिए गए पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि जब भी इन दोनों का गुणा करेंगे तो यह इसके बराबर आएगा। यहाँ तक की प्रक्रिया आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखिए हमने यहाँ पर कुछ स्टेप्स को फॉलो किया और हमने क्या लिखा, एक दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो छोटे छोटे लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया, अर्थात x माइनस 1 और x माइनस 2 इसके दो फैक्टर हैं और यहाँ पर हमने क्या किया है, इन दोनों का प्रोडक्ट किया। अब हमसे कोई यहाँ फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन पूछना चाहे कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है तो हम उसको बता सकते हैं कि सर किसी दिए गए पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है। अर्थात किसी दिए गए हायर डिग्री के पॉलिनोमियल को उसी के लोअर डिग्री के फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के टर्म में लिखना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए पॉलिनोमियल of higher degree into product of its factor of lower degree is called factorization। चलिए आइए, अभी तो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा इसके फैक्टर्स निकालने सीखे हैं। अब हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में मेथड्स पढ़ेंगे कि हम कितने तरीके से पॉलिनोमियल के फैक्टर्स को प्राप्त कर सकते हैं। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में बढ़ने से पहले हमें कुछ सूत्रों को याद करना जरूरी है जो कि हमें बार बार इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम लोग इनको एक जगह लिख लेते हैं
और अच्छे से स्मरण करेंगे, याद करेंगे, जिससे कि हमें ये कहीं भी मिले तो हम इसको लिख सकें। ठीक, अर्थात जब भी हमें फैक्टराइजेशन में इन सूत्रों की आवश्यकता हो तो हम अटके ना अपने सवालों में, इन्हें हम आसानी से कर सकें। चलिए पहला आते हैं, हमारा पहला सूत्र है, बहुत ही आसान है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। दूसरा है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तीसरा सूत्र है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। चौथा सूत्र है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। देखिए ये देखने में तो बहुत ही बड़ा लग रहा है मगर याद करने में बहुत ही आसान है। यहाँ देखिए प्लस है तो यहाँ सभी जगह प्लस ही रहेंगे, आप लोग साइन में कंफ्यूज नहीं होंगे। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी तरीके से अगर हमसे a माइनस बी का होल क्यूब पूछ लिया जाए तो हम कहेंगे सर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस। अगला सूत्र हमसे पूछा जाए सर a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, ये सब सूत्र बहुत ही बार बार प्रयोग होंगे, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी a ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a। अगला है हमारा इसी तरीके का a क्यूब माइनस बी क्यूब अर्थात ये होगा a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आठवां सूत्र है हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर अगर आ जाए तो ये होता है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट अलजेब्रिक फार्मूले हैं जो कि पूरी अलजेब्रा में कहीं ना कहीं यूज़ होते रहते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि इनको एक बार याद करने की कोशिश करिए। इन्हें याद करने के लिए आप कॉपी पेन उठाइए और बिना देखे एक बार देख करके उसके बाद बिना देखे 10 बार लिखिए, ये अपने आप ही याद हो जाएंगे। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। दूसरा था हमारा मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन अर्थात गुणनखंड की विधियां कौन कौन सी हैं, चलिए इन्हें हम सीखते हैं। चलिए हमारा पहला मेथड जो है वो है टेकिंग आउट दी कॉमन फैक्टर अर्थात जो समान पद होंगे उन्हें बाहर निकालना, जिससे कि हमारा ये फैक्टराइजेशन आसान हो जाए। चलिए हम लोग इस पर कुछ उदाहरण लगाएंगे, फिर ये हमें मेथड अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आपके सामने ये 2 उदाहरण लिखे हैं, इन्हें कह रहा है फैक्टराइज करिए अर्थात इनका गुणनखंड करिए। चलिए हम इसमें से देखते हैं। हमने जो पहला मेथड लिखा था बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर अर्थात इनमें से जो कॉमन हो उसको बाहर लिख लेते हैं। यहाँ पर सर 5 और 20, इसमें से 5 कॉमन है, इसको लिख लिया। यहाँ पर a है, यहाँ भी a है, इसको लिख लिया। अब अंदर क्या बचा सर, अंदर बचा a माइनस 5 से जब 20 को डिवाइड किया तो यहाँ पर आया 4, a से a बाहर आ गया, यहाँ बचा b अर्थात इसका आंसर हो गया 5a ब्रैकेट में a माइनस 4b। चलिए अपने दूसरे सवाल की ओर आते हैं। सर यहाँ पर देखा हमने कि यहाँ 5a ब्रैकेट में b प्लस सी है और यहाँ भी b प्लस सी है। देखिए आपको ये वहाँ पर लिखा नहीं रहेगा सवाल में कहीं भी कि बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर से आप इसको फैक्टराइज करिए। ये मैं आपको अलग से बता रहा हूँ कि ये भी एक तरीका होता है। जब भी सवाल आपके सामने आए तो आपके दिमाग में ये मेथड रहना चाहिए कि अच्छा देखें यहाँ पर कोई कॉमन चीज़ तो नहीं है। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ b प्लस सी दोनों में कॉमन है तो इसको हमने बाहर लिख लिया एक ब्रैकेट में। अब यहाँ क्या बचा उसको यहाँ लिख देते हैं। सर 5a बचा है, यहाँ क्या बचा है माइनस 7b लिखा है तो यहाँ लिख, अर्थात ये इसका आंसर हो गया।
किसी भी सवाल में आपको ये नहीं लिखा रहेगा कि इस मेथड का प्रयोग करके आप फैक्टराइज करिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर ने बताया था कि कोई कॉमन लेने का भी मेथड होता है, क्या इससे हमारा सवाल हल हो सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा दोनों में से जो कॉमन था उसको लिख लिया और ये एक फैक्टर बन गया, ये एक फैक्टर बन गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने देखा कि यहाँ ये कॉमन है और दूसरा फैक्टर ये बन गया। चलिए एक सवाल और करते हैं, अब देखते हैं क्या हमें ये स्पष्ट हो रहा है। सर हमने पहले सवाल देखा और हमारे दिमाग में क्या आया कि सर यहाँ पर इन दोनों में ऐसा कौन सी चीज़ है जो दोनों में है, अर्थात यहाँ 2 या 3 कितने भी फैक्टर हों, हमें देखना है कि उनमें से कॉमन जो है सबसे पहला हमारा होना चाहिए कि हम जो चीज़ कॉमन है उसको बाहर लिख लें। यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, यहाँ से हम कह सकते हैं सर x को लिख लेते हैं। यहाँ x माइनस वाई है, यहाँ भी x माइनस वाई है, अर्थात यहाँ से हम x माइनस वाई भी बाहर ले सकते हैं। दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे सर, यहाँ से तो x तो चला गया, x माइनस वाई भी चला गया, यहाँ पर बचेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से सर x चला गया, x माइनस वाई चला गया, यहाँ बचा है 3xy, यहाँ से xy तो चला गया, यहाँ से x स्क्वायर था तो यहाँ पर एक x यहाँ, एक x यहाँ। अब अगर आप इसका गुणा अंदर करेंगे तो फिर हमें यही मिलेगा। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा फैक्टर है ही है, इसको हम लोग गुणा नहीं करेंगे। यहाँ पर आए तो अरे सर हमें अंदर मिला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy। यहाँ तक समझ में आ गया। इधर वाले को कुछ भी नहीं छेड़ना है, ये तो पहले से ही टूटा हुआ है। यहाँ पर देखते हैं क्या बचेगा सर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस 3xy में बड़ा कौन है सर, बड़ा प्लस वाला है तो यहाँ प्लस साइन रहेगा, मगर यहाँ प्लस माइनस में है तो यहाँ दोनों घटेंगे। 3 में से 2 गया, 1 बचा, अर्थात यहाँ से बचा xy। हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर ये होगा। उम्मीद है आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कॉमन लेकर के सवालों को फैक्टराइज कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपने अगले मेथड की ओर बढ़ते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, अर्थात समूहीकरण द्वारा गुणनखंड। हम देखेंगे कि कुछ समूह बना करके हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। चलिए इसको भी उदाहरण द्वारा समझते हैं। चलिए इस मेथड के लिए हमने पहला उदाहरण चुना है। कह रहा है फैक्टराइज करिए, ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है, कह रहा है इसको फैक्टराइज करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए हमने इस मेथड का नाम दिया है समूहीकरण, अर्थात हमें समूह बनाने हैं। तो सर हमने इस पॉलिनोमियल को वैसे एक बार लिख लेते हैं आपके समझने के लिए। अब क्या करेंगे सर, इसमें देखिए यहाँ पर 4 हैं तो हम 2 का जोड़ा बना लेते हैं जिससे हमें कॉमन लेने में आसानी हो। यहाँ पर देखिए दोनों में क्या कॉमन है सर, दोनों में x कॉमन है, इसको लिख सकते हैं x प्लस 3। यहाँ पर दोनों में प्लस 1 कॉमन है, जब कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन होता है, इसको लिख सकते हैं x प्लस 3। अब हम देख रहे हैं कि दोनों में x प्लस 3 है, इसको बाहर लिख लेते हैं। दूसरे ब्रैकेट में बचा है x प्लस 1, अर्थात हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इस दिए गए पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। अगला सवाल एक और हम लेते हैं। सर ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया है, कह रहा है इसको फैक्टराइज करिए। तो सर यहाँ पर भी हम ग्रुपिंग द्वारा हल करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से हमारे ग्रुप बन रहे। अगर हम लोग यहाँ पर इस बड़ी संख्या को एक साथ रख लें, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अर्थात हम लिखें अगर 6ab प्लस 12ac, अर्थात इस बड़े गिनती को हमने एक साथ रख लिया। दूसरा है माइनस वालों को हम एक साथ रख दें, ये हो गया हमारा काम। ले लें। अब अगर हम इनका ग्रुप बनाएं तो सर यहाँ से अगर हम देखें तो इन दोनों का ग्रुप बन रहा है। यहाँ से हम 6a कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा b प्लस 2c, और यहाँ से अगर हम बात करें तो माइनस b अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा b प्लस 2c।
अब हम यहाँ देख रहे हैं b+2c दोनों में है, इसको एकदम से बाहर ले लिया तो यहाँ बचा 6a - b। ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है आपको ये मेथड समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम ग्रुपिंग द्वारा इस फैक्टर को निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका मन कर रहा होगा सर आपने इसको क्यों साथ लिखा, क्या इन दोनों को ही नहीं लिख सकते थे? चलिए इन दोनों को ही साथ लेकर के देखते हैं कि क्या हमारा उत्तर बदल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चलिए हम लोग इसको भी करके आप कह रहे हैं सर इन्हीं दोनों का ना ग्रुपिंग कर लिया जाए, तो हम लिख लेते हैं, इन दोनों को ही एक साथ लिख लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब क्या है सर यहाँ पर क्या कॉमन है? यहाँ पर तो केवल b ही कॉमन दिख रहा है। यहाँ 6a - b बचा। यहाँ पर दोनों में सर क्या कॉमन दिख रहा है? सर 2 दिख रहा है, c दिख रहा है। ये देखिए 2 यहाँ से आएगा और ये जब डिवाइड होगा तो यहाँ बचेगा 6a - 2c तो बाहर चला गया, यहाँ बचा केवल b। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं सर, दोनों में 6a - b कॉमन है और यहाँ पर b+2c है। देखिए हमारा आंसर वही आएगा, चाहे हम इन दोनों को लेकर के चलें, चाहे इसको लें, चाहे इसको एक साथ ले लें, इन दोनों को एक साथ ले लें। अर्थात ग्रुपिंग का मतलब है ग्रुप हम किसी का भी बना करके हम अपने सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए एक सवाल और हम लोग करते हैं। हमें ये एक पॉलिनॉमियल दिया गया है, कह रहा है इसको फैक्टराइज करिए। चलिए हम लोग फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर यहाँ 1 है, x है, तो इस 1 + x को हम यहाँ लिख लेते हैं। फिर देखते हैं सर y वाला किस में है, तो सर ये देखिए हमारे पास टोटल 8 टर्म है। हम लोग 2-2 की ग्रुपिंग बनाकर चल रहे हैं। यहाँ हमने इन दोनों को लिख लिया। अब y और इस वाले को एक साथ ले लें अगर, तो ये हो जाएगा y + xy के, ये -z और इस -zx को, इन दोनों को अगर एक साथ ले लें तो ये -z - zx हो जाएगा। अब क्या बचा हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये दोनों बचे हैं, यहाँ से हम लिख लें अगर yz - xyz के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 2-2 का जोड़ा बनाते हैं। सर यहाँ पर 1 + x है, अगर ये 1 + x है इसको लिख लेते हैं, प्लस इन दोनों में सर y कॉमन है तो यहाँ से 1 + x बचेगा। यहाँ देखते हैं सर -z अगर कॉमन ले लें तो यहाँ भी 1 + x बचेगा। सर यहाँ अगर -yz कॉमन ले लें तो यहाँ भी 1 + x बचेगा। देखिए हमने ग्रुपिंग किया तो हमारा ये सवाल आसान हो गया। हमें यहाँ पर चारों जगह क्या दिख रहा है, 1 + x दिख रहा है। तो यहाँ से हम 1 + x को एकदम से बाहर ले लें तो अंदर बचेगा सर 1 बचेगा प्लस y बचेगा। यहाँ से 1 + x गया तो y बचा, यहाँ से ये गया तो -z बचा, यहाँ से गया तो -yz बचा। चलिए इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। यहाँ तो ये फैक्टर हो गया है। अब अगर 1 + y को एक साथ लिख लें, यहाँ से दोनों में -z कॉमन ले लें तो सर 1 + y बचेगा। अब यहाँ भी 1 + y, यहाँ भी 1 + y है, अर्थात ये 1 + x तो था ही, 1 + y और आ गया और यहाँ अंदर बचा 1 - z के। यही हमारा आंसर है। हमने इस दिए गए पॉलिनॉमियल को एडजस्ट कर दिया प्रोडक्ट के रूप में। अर्थात हमारा उद्देश्य क्या था, जो ये प्लस माइनस में अलग अलग दिए गए हैं इनको हम ऐसा एडजस्ट करें कि ये फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में आ जाए। उम्मीद है आपको ये दोनों मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप लोग इन मेथड्स पर आधारित अपनी बुक के सवाल लगा सकते हैं। हम लोग यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो और मेथड्स बचे हुए हैं फैक्टराइजेशन करने के उनको सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे वो भी मेरे साथ जुड़ सकें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।